हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, उनमें से एक मनी मेजरमेंट है जिसकी हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को डिफाइन हम कैसे करेंगे कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एक ऐसा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो ये कहता है कि कोई भी कंपनी सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर सकती है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। और वो ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं की जा सकती उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो क्या डेफिनेशन है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इज एन अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी that the company should record only those transactions that can be measured or expressed in monetary terms on the financial statements. And those transactions should not be recorded which cannot be expressed in monetary value. Suppose किसी कंपनी का मैनेजर है या कोई भी एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी का, तो उसकी अपनी अपनी डिफरेंट स्किल्स हैं। मैनेजर की स्किल क्या है? टू मैनेज, ये उसकी एबिलिटी है। या कोई भी जो एम्प्लॉय है जो उसने स्किल गेन की है वो उसकी स्किल है। तो स्किल को हम, जो किसी पर्सन की एबिलिटी है, स्किल है, उसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि हम सभी ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ऐसी कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे है एम्प्लॉय स्किल। एम्प्लॉयज की स्किल है, अगर कोई उसका जो प्रोफेशन है उसमें अगर उसकी स्किल है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? किसी की क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? या क्वालिफिकेशन है, किसी ने एमबीए की है, किसी ने सीए की है, तो ये उसकी क्वालिफिकेशन है। तो ऐसी जो स्किल या क्वालिटी या क्वालिफिकेशन है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, तो इसलिए इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को हम कैसे मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी? तो जिनके बेसिस पे वो इतने एफिशिएंट हैं, तो ये भी मनी टर्म्स में नहीं इंक्लूड हो सकता, तो इसलिए इसको भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कंपनी ने सेफ्टी मेजर्स दिए हैं टू प्रिवेंट द एनी हैजर्ड, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसके लिए मनी मेजर, सेफ्टी मेजर से कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं फॉर दियर एम्प्लॉयज, तो उसको भी हम नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन की, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं कि जैसे सपोज हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, वो स्टेक होल्डर्स हैं, या हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो ये स्टेक होल्डर्स हैं। तो वो हमारी कंपनी से कितने सेटिस्फाइड हैं? शेयर होल्डर्स जो हमारे होते हैं, जिसको हम इन्वेस्टर्स कहते हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं वो हमारी कंपनी से कितने सेटिस्फाइड हैं, तो ये मनी टर्म्स में नहीं मेजर किया जा सकता है। ऐसे एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन कितनी है, वो कितना सेटिस्फाई है, जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, दैट कैन आल्सो नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विस है, हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो जो कस्टमर्स हैं, हाउ मच दे आर सेटिस्फाइड बाय द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी, दैट कैन आल्सो नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, तो इसलिए दैट विल आल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट्स के। मनी मेजरमेंट क्या कहता है कि जो हम बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन दी मॉनेटरी वैल्यू, तो इससे जो कंपनी के बिजनेस रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सकते हैं सारी ट्रांजैक्शंस के, कि कितनी हमारी, कितने सपोज कितने हमारी परचेस हुई, कितने अमाउंट की सेल हुई, ये सारे रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं। या कंपनी ने कहाँ कहाँ अपना जो फंड्स हैं वो इन्वेस्ट किए हैं, या कंपनी की एसेट्स की वैल्यू क्या है, लायबिलिटीज कितनी है कंपनी पर, दैट कैन ऑल बी मेजर्ड। सेकंड है इट इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे मैंने आपको ये बताया कि इन्वेस्टमेंट कंपनी की क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है,
प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का कितना है, तो ये सारा जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा दैट विल हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, उसके बेसिस पे इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, उसके बेसिस पर ही बैलेंस शीट कंपनी बना सकती है अपनी। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन इज पॉसिबल, कि दो अकाउंटिंग पीरियड्स के जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं दे कैन बी कंपेयर्ड। हम जैसे सपोज हमने 2021 और 2022 फाइनेंशियल ईयर्स है, उनका कंपैरिजन करना है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ बिकॉज दे आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। नेक्स्ट है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे या इन्वेस्टर्स होते हैं, दे कैन आल्सो गेट सफिशिएंट डाटा रिलेटेड टू द कंपनीज डेवलपमेंट। तो उस बेसिस पर वो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि वेदर दे हैव टू कंटिन्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी और नॉट, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये भी कहाँ से पता लगेगा, बाय द कंपैरिजन या बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बेनिफिट्स बहुत हैं, तो कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन सबसे बड़ा क्या है कि ये जो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स है जिसका इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। किसी भी एम्प्लॉय की स्किल है, स्किल का मतलब क्या हो गया, उसकी एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब ना, वो इंक्लूड नहीं की जा सकती। उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो उसका कंपनी को क्या फायदा हो रहा है उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, जबकि ये जो कंसेप्ट हैं ये कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बिजनेस क्या पड़ता है इसको मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, महंगाई का क्या असर पड़ता है कि जब महंगाई होती है तो उससे क्या होता है कि जो गुड्स की प्राइसेस हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है। अगर हम 2021 में एक प्रोडक्ट जो है वो 200 रुपीज का खरीदते थे, तो अब 2023 में वही प्रोडक्ट हमें हो सकता है कि 250 का मिले। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। जो प्राइस है, इन्फ्लेशन के कारण जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इंक्रीज होगी। पहले हम 200 रुपीज में एक प्रोडक्ट खरीदते थे, तो लेकिन अगर हमने वही प्रोडक्ट जो है फिर से खरीदना है तो हमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, की इन्फ्लेशन में जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो इंक्रीज होती है और जो अमाउंट ऑफ गुड्स हैं वो डिक्रीज होती हैं, दैट एन इंडिविजुअल और कंपनी कैन परचेज विद दैट अमाउंट ऑफ मनी और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो ये एक लिमिटेशन है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किसी बिजनेस पर क्या पड़ रहा है वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इंक्लूड नहीं करता। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और कंसेप्ट करेंगे।